नमस्कार प्यारे मित्रों। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें कि हम लोग पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था आर्टिकल 169, जिसमें हम लोगों ने बात किया था विधान परिषदों के उत्साधन और गठन, यानी कि गठन कैसे होगा, उसका उत्साधन कैसे होगा, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, बहुत ही डिटेल कर लिया था, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 170, जिसमें हम लोग बात करेंगे विधान सभा का जो होता है उसकी संरचना कैसी होगी, यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा उनका, हम लोग वो बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इनकी मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी विधान सभा में सदस्यों की मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए। और देखा जाएगा कि ये अस्थायी सदन कैसे है, ठीक, ये उत्तरदायी सदन कैसे है, ठीक। हम लोग इन कई सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि राज्यपाल जो होते हैं कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, कब करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, हम लोग इन सारे बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है विधानसभा की संरचना? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि केंद्र में क्या होता है कि 2 सदन होते हैं, 2 सदन, यानी कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा क्या होती है? जो स्थिति होती है, जो शक्तियां प्राप्त होती है, सेम एज इट इज क्या होता है राज्यों में भी विधानसभा के पास रहता है, विधानसभा के पास रहता है। कोई धन विधेयक हो केवल इसी में पारित होता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग पहले भी डीपली बात कर लिए हैं, लेकिन समझना ये है कि जो संसद होता है, संसद का एक सदन का नाम क्या होता है? राज्यसभा, और एक सदन का नाम होता है लोकसभा, ठीक। क्या क्या नाम होता है? एक का नाम होता है राज्यसभा और एक का नाम होता है लोकसभा। और उसी तरह ही हम लोग देखते हैं राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में क्या हो जाता है? एक सदन का नाम होता है विधानसभा, और एक सदन यदि है, प्रायः सारे राज्यों में नहीं है, तो अगर है तो दूसरा सदन हो जाता है विधान परिषद। हम लोग जैसा कि पिछले ही वीडियो में बात किए थे, विधान परिषद का कब गठन होगा और किस स्थिति में होगा और कब इसका उत्साधन किया जा सकता है। उत्साधन मीन्स कि इससे कब समाप्त किया जा सकता है, यानी इसको क्या किया जा सकता है? इसकी हत्या किया जा सकता है एक प्रकार से ये, ठीक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसी विधानसभा की संरचना के बारे में, कैसी संरचना होगी, इसमें अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए और मिनिमम कम से कम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए। और कुछ अपवाद, यानी कि कुछ अपवाद वाले राज्य भी हैं जहां पर इस मिनिमम यानी कि जो न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है उससे भी कम है। कारण क्या है? कि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, ठीक, वहाँ की क्या है? पॉपुलेशन कम है। और हम लोग देखेंगे कि ये उत्तरदायी सदन इसे बोलते हैं, ठीक, इसको लेकिन अनुत्तरदायी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सेम एज इट इज यहाँ पर भी होता है, इसको अनुत्तरदायी बोलते हैं, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? उत्तरदायी सदन बोलते हैं। क्यों होता है? आइए हम लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने चलते हैं इसी अनुच्छेद में, ठीक। तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए, यानी 500 से ज़्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। कितनी नहीं होनी चाहिए? विधानसभा की अधिकतम 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछे भी जाते हैं कि अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए या हो सकती है, तो आपका उसका आंसर क्या होगा? 500। अब प्रश्न ये भी आ जाता है कि तब इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इनकी न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 60 से कम नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 60 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब अपवाद भी है कुछ। सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पे केवल 32 ही सदस्य हैं, गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे 40 ही सदस्य हैं। तो आप इन जो कहा जाए जो अपवाद होते हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो सिक्किम में कितने हैं? 32 है, यानी 32 है। और गोवा में कितने हैं? ओनली 40 सदस्य हैं, यानी कि 40 सदस्य ही हैं, ठीक। ये बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं विधानसभा को प्रथम सदन, उत्तरदायी सदन, अस्थायी सदन आदि के नामों से भी जाना जाता है, ठीक। और विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। प्रथम सदन से तात्पर्य क्या होता है? कि ये पहला ही सदन होता है, ठीक, जहाँ पे सारे कार्य होते हैं। उत्तरदायी सदन से तात्पर्य ये होता है कि अपने प्रत्येक कार्य के प्रति विधायिका, अपने प्रत्येक कार्य के लिए विधायिका यानी विधानमंडल के प्रति क्या होते हैं? ये जवाबदेह होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। जैसे कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस फैमिली के प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपको उसी से ही निर्माण हुआ है।
यानी हमारा जहाँ से निर्माण हुआ होता है, जहाँ से हमें बनाया जाता है, एक प्रकार से हमारा पालन पोषण किया जाता है, देखभाल किया जाता है, जहाँ से हमारी एक अलग पहचान बनती है, हमारा कुछ दायित्व होता है उनके प्रति। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। विधानमंडल ये क्या हो गया, ये राज्य की विधायिका हो गया। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य सामूहिक रूप से क्या होंगे, विधानमंडल के प्रति क्या होंगे, जवाबदेह होंगे। क्या होंगे, जवाबदेह होंगे, उत्तरदायी होंगे। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली इनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि इसको 5 वर्ष से पहले ही इसको भंग किया जा सकता है, इस कारणवश इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। बात कर लेते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद में क्या होता है, ये अनुत्तरदायी सदन होता है, ये अनुत्तरदायी सदन होता है। इसको अस्थायी सदन कहा जाएगा और इसको द्वितीय सदन कहा जाएगा। स्थायी सदन इस रूप में क्योंकि इसका क्या नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता, किसी भी कंडीशन में इसके कार्यकाल को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, अब आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि 5 वर्ष से पूर्व यानी 5 वर्ष से पूर्व भी कभी भी इसे भंग किया जा सकता है। विधानसभा एक उत्तरदायी सदन है क्योंकि विधानसभा के प्रति सरकार के प्रत्येक मंत्री अपने प्रत्येक कार्य के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। कहा जाए, बातें वही आ गई घूम फिर करके कि हमारा जहां से निर्माण होता है हम उसके प्रति जवाबदेह होते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, और यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केवल एक ही मंत्री की पराजय न होकर के पूरे सरकार की पराजय होती है, जिसके कारण सरकार को त्यागपत्र देना क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, कभी भी कोई भी बिल ऐसा आता है, कोई अधिनियम ऐसा आता है, कोई ऐसी कोई अभी व्हीप अगर जारी किया जाता है, पार्टी व्हीप किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति का, किसी भी एक व्यक्ति का यानी कि सरकार का कोई मंत्री है, सरकार की तरफ से अगर वो मंत्री है, अगर वो क्या हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर उसकी पराजय हो जाती है। ठीक, हम लोग अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बहुत ही डिटेल चर्चा कर चुके हैं आपके ही चैनल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था नाम के एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइएगा, अविश्वास प्रस्ताव सर्च करिएगा, आपको अवश्य मिल जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आकर्षण प्रस्ताव, ये सारे जितने प्रस्ताव हैं, कटौती प्रस्ताव, हम लोगों ने बहुत डिटेल चर्चा किया हुआ है। तो यहाँ पर यही ही होता है कि अगर कभी भी किसी एक मंत्री की सदन में पराजय होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल सिर्फ और सिर्फ उसी मंत्री की पराजय होगी, ये पूरे के पूरे सरकार की पराजय होगी, जिस कारण बस सरकार को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना बाध्य हो जाएगा। तो ये हो गया बातें। तो अगर मान लीजिए आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व तो नहीं है सदन में, तो राज्यपाल एक सदस्य का, देखिए यहाँ पर राज्यपाल केवल एक ही सदस्य का मनोनयन कर सकता है, परंतु अगर आप लोकसभा के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर दो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, जब इनके प्रतिनिधि यहाँ पर क्या नहीं हो, प्रतिनिधित्व इनका नहीं पर्याप्त नहीं हो, पर्याप्त रूप से इनका प्रतिनिधित्व अगर नहीं रहता है तभी जाके ऐसा करेंगे। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन ही है कि अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य को क्या कर सकते हैं, इसमें मनोनयन कर सकते हैं। तो आप अगर आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उस वीडियो पे जाइए और आपको आप उस भारतीय राज्य व्यवस्था नामक एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सर्च करिएगा, आपको ये वीडियो इस लेक्चर से संबंधित मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे से समझा देगा और आप समझ भी जाएंगे। क्योंकि लोग समझाते नहीं हैं क्लियरली, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है, परंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसे किताबों में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है, ज़्यादा विस्तारित किया गया है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है। तो मित्रों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।